जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था कि रिस्पायरेशन, ठीक है, और ह्यूमन रिस्पायरेशन, जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, और उस समय आपने देखा कि जो रिस्पायरेशन है वो थ्री स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रहा था। जिससे कि देखो, सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन इज ब्रीदिंग। सबसे पहले क्या हुआ था? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या था कि इनहेल हुआ था और एक्सेल हुआ था। गैसेस का इनहेलेशन हुआ था और एक्सेलेशन हुआ था। ठीक है, और जब गैस इनहेल हुआ तो इनहेल होने के बाद वो लंग्स में गया और लंग्स के बाद वो चला गया ब्लड स्ट्रीम में। लंग्स के बाद कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सेकेंड स्टेप हो गया वो क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, मतलब लंग्स टू ब्लड। ब्लड में क्या गया? जिससे कि जान रहे हो कि ब्लड में जो एक ऑक्सीजन एक्सेप्टर पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, है ना। तो जैसे ऑक्सीजन लंग्स का जो एक ऑर्गेन था, जैसे कि ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और फाइनली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो देखे थे जिसको हम लोग क्या बताए थे? एल्वुली। तो ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल्स है वो कहाँ तक पहुँच गया था? एल्वुली में, और एल्वुली से बहुत सारा ब्लड कैपिलरी पास आउट हो रहा है। ठीक है, और वो सारा ब्लड कैपिलरी में ब्लड है और ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक, और ये जो एल्वुली में ऑक्सीजन है वो किस में डिफ्यूज हो गया? ब्लड कैपिलरी में, और ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्शन किया। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बाद वो क्या फॉर्म किया? ठीक है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और फिर पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, टिश्यू तक, और फाइनली कहाँ गया स्टूडेंट? सेल तक पहुंचा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके स्टूडेंट, तो तुम कह सकते हो देर आर थ्री मेन स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। फर्स्ट ब्रीदिंग, नेक्स्ट दैट मीन्स सेकेंड exchange of gases, and third is respiration, internal respiration, and internal respiration is also known as cellular respiration. ठीक है, तो ये थ्री स्टेप्स था। तो यहाँ पे हम लोग दो स्टेप्स तक एक्सप्लेन भी कर चुके थे, और जो तुम्हारा जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका एक डायग्राम के द्वारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख भी चुका था। अब देखो, अब जो मेन जानना है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये स्टेप हुआ, थ्री स्टेप। अगर तुम टाइप्स का बात करते हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो तुम कह सकते हो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कितने तरह का होता है? तो हम लिख सकते हैं रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो देखो याद रखना है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो दो टाइप्स हुआ रिस्पायरेशन का। कितने टाइप्स हुए स्टूडेंट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, एक को क्या बोलोगे? एरोबिक रिस्पायरेशन। ये क्या कहला गया? एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो देखो तुम कह सकते हो रिस्पायरेशन कितने तरह का हुआ? तो रिस्पायरेशन दो तरह का, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब दोनों को एक एक करके दोनों के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे देखो क्या था तुम्हारा? फर्स्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन और सेकेंड है तुम्हारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो देखो एरोबिक, जैसा कि नाम से लग रहा है एरोबिक, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, मतलब ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो इसमें तो हम याद रखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन जब भी होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम लोग इसके पहले क्या किए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में तुमको क्या मिल गया? जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारा का सारा आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जैसे कि न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स पड़े हो, लेकिन जब रिस्पायरेशन में हम लोग किसी भी न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, किसी भी फूड मटेरियल्स के जो केमिकल सब्सटेंस है उसको अगर तुम ले रहे हो तो हर एक सब्ट्रैक्ट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन के लिए इक्वेशन बनेगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट क्या लेना है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो एक मोलिक्यूल हुआ, कार्बोहाइड्रेट का कितना मोलिक्यूल है? एक मोलिक्यूल। तो इस एक मोलिक्यूल में 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देख रहे हो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ठीक है, अब देखो ये रिस्पायरेशन होगा तो देखो रिस्पायरेशन होने का मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो ये कौन सा हो रहा है? रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो अगर इससे देखो ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CO2 प्लस H2O और प्लस ये क्या फॉर्म किया? एनर्जी। ये क्या फॉर्म हो गया? एनर्जी। तो ये एक बेसिक इक्वेशन हो रिस्पायरेशन का, ये एक बेसिक इक्वेशन हो गया रिस्पायरेशन का। लेकिन देखो होता है एक्चुअली में क्या, सबसे पहले ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन होने से पहले एक प्रोसेस और होता है, वो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा? C6H12O6 एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ये जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन होगा। सबसे पहले जो सेल के अंदर एक्टिविटी होता है, सेलुलर एक्टिविटी, वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। और यह जो 6 मॉलिक्यूल है कार्बन का वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और 3 मॉलिक्यूल वाला एक कंपाउंड बनाएगा जिसको तुम लोग बोलोगे पायरुवेट एसिड। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? पायरुवेट एसिड। और इसमें कितना कार्बन एटम होता है? 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगा मतलब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, 3 एटम ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन एटम कितना होगा? 3 होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखो इस पायरुवेट एसिड से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा जो फॉर्मेशन होगा वो होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है? CO2 H2O और प्लस क्या आ रहा है? तुम्हारा एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है वो प्राइमरी जो फॉर्मेशन होता है एनर्जी का वो फॉर्म होता है ATP के फॉर्म। इस फॉर्म में ये हो रहा है ATP के फॉर्म में। ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है और यही एनर्जी बॉडी में स्टोर होगा। ठीक है, तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है
ये जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स, किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखोगे। एटीपी होता क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट जो एलिमेंट है, उसका कितना एटम होगा? तो वो 3 होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, इसलिए यह जो एटीपी है वो कहलाता है एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। बॉडी में ये एनर्जी का करेंसी हुआ। मतलब क्या हो गया? जैसे कि देखो, मान लो तुम बाइक को राइड करा रहे हो, ठीक है। तो बाइक को जो तुम राइड करा रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो ये पेट्रोल और डीजल क्या है, उसमें वो एनर्जी उसको बर्न होकर के प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। तो सेम वे हमारे बॉडी, मान लो ये एक टंकी है, और टंकी में एनर्जी किस रूप में स्टोर है? तो वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है वो कहाँ से बर्न हो रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट, ये कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, और यहाँ से ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है? एनर्जी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी किस रूप में फॉर्म हो रहा है? तो एटीपी के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, क्लियर। और इसी का यूज हम लोग किसी भी फंक्शन में, कोई भी लाइफ प्रोसेस का कोई फंक्शन हो रहा है या फिर कोई फिजिकल वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स इस एनर्जी का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुआ। और यहाँ पर एक टर्म और जिसे क्या आ रहा है, ठीक है, कि ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, ये पायरुवेट एसिड में टूट रहा है, ठीक है। तो यह प्रोसेस, क्वेश्चन भी आ सकता है, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो याद रखना है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलोगे? ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट एसिड। पायरुवेट वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, जिसे कि तुम देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कितना कार्बन एटम है? तो 6 कार्बन एटम है। इसको हम लोग स्टार्च भी कहेंगे, शुगर भी कहेंगे, ग्लूकोज भी कहेंगे, ठीक है। ये 6 कार्बन एटम है। और जब यह सिंपल सब्सटेंस में, मतलब पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो पायरुवेट में देखो कितना कार्बन एटम आ रहा है तुम्हारा? 3 कार्बन एटम आ रहा है, ठीक है। और अगर तुम हाइड्रोजन का बात करते हो, ठीक है, तो वो 4 आएगा, और ऑक्सीजन भी कितना आएगा? 3 एटम आता है, ठीक है। तो ये बात हुआ तुम्हारा एरोबिक रिस्पायरेशन का, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप का बात करते हैं, और वो जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। देखो, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, इसमें तुमको याद रखना है एरोबिक, नाम के अनुसार याद रखना है। इट इज ए टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस इन द absence ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन के absence में होता है, या फिर ऑक्सीजन जब काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को या फिर ग्लूकोज को कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए जिस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, उस अमाउंट से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो रिस्पायरेशन होगा वो क्या कहलाता है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, ठीक। एटीपी, और इसमें भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? काफ़ी कम होता है। तो ग्लूकोज का कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रहा है। जब ग्लूकोज का कंप्लीट बर्निंग नहीं होगा तो
इसके अंदर से जो एनर्जी ऑब्टेन होगा वो भी प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी ऑब्टेन नहीं होगा। दैट मीन्स इन द ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन। ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या हो गया? इट इज ए टाइप ऑफ रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस in absence of oxygen or lack of oxygen। ठीक है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन का वैसा टाइप हुआ जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में या फिर ऑक्सीजन के लेक में, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक, तो देखो इसमें हो रहा है क्या, दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन को देखना है। देखो पहला कंडीशन क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब यह ऑक्सीजन के अब्सेंट में होगा। ठीक है, तो देखो ये जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है तो मोस्टली ये जो होगा वैसे ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल होता है जिसको लेस अमाउंट में एनर्जी का ज़रूरत है, उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब कंडीशन आ रहा है तो वहाँ पे जो रिस्पायरेशन होगा वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। ठीक, जिससे मान लो बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया या फिर ईस्ट हो गया, ये सभी अपने आप को एनएरोबिकली, ठीक है, एनएरोबिकली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। मतलब इसको रिस्पायरेशन करने के लिए या फिर एनर्जी चाहिए तो वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, तो उसके एब्सेंस में ये हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें, जैसे देखो कॉमन चीज़ क्या है, ये C6H12O6, ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज पहले हर कंडीशन में, ग्लूकोज हर कंडीशन में किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। और ये देखो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। और फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, तो पायरुवेट एसिड हो गया ये पायरुवेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन में कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे कार्बन का कितना मॉलिक्यूल होगा? 3 एटम। मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे, एटम बोलोगे। 3 एटम ऑफ कार्बन, ये पायरुवेट आ गया। अब देखो यहाँ पे होना क्या है, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो मतलब क्या हो गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं। और वैसे भी जो तुम्हारा ईस्ट होता है या फिर बैक्टीरिया है, ये सब में माइटोकॉन्ड्रिया लगभग नहीं ही होता है, इसलिए अपने आप को क्या करता है? एनएरोबिकली रिप्रोड्यूस करता है। मतलब एयर के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये अपने आप को क्या कर सकता है? वेल ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्ट होगा, यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये जो पायरुवेट एसिड होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन या फिर अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म करता है, यहाँ लिख रहे हैं, सभी को लिखना है, ये फॉर्म करेगा इथाइल एल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा? इथाइल एल्कोहल। और क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और क्या बनाएगा? एनर्जी। ठीक है, तो देखो या फिर फाइनली क्या बना रहा है? एनर्जी। लेकिन अब देखो दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म होता है वो लिस्ट अमाउंट में, किस अमाउंट में फॉर्म होगा? लिस्ट अमाउंट में। ठीक है, मतलब कम अमाउंट में ज़रूरत है तो कम अमाउंट में फॉर्म होगा। और यहाँ एनर्जी फॉर्म जो हो रहा है वो स्टोर भी किस फॉर्म में होगा? एटीपी के फॉर्म में। दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये क्या होगा? स्टोर होगा। अब देखो यहाँ एटीपी फॉर्म हो रहा था और एरोबिक रिस्पायरेशन में भी एटीपी फॉर्म हो रहा था, तो दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है या फिर एटीपी फॉर्म हो रहा है तो इसका 2 एटीपी फॉर्म होगा। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन जो होगा वो कितना बनेगा? तो 2 एटीपी बनेगा। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या था? यहाँ तुमको 38 एटीपी फॉर्म होगा।
कितना एटीपी फॉर्म होगा, 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं तुम देखोगे बुक में 36 भी लिखा हुआ मिल जाए। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे देखो एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हुआ या फिर जो ग्लूकोज का एटम बना या फिर 3 कार्बन एटम जो पायरुवेट का बना, ठीक है, तो वो पायरुवेट जिस अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा उस अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि अगर कम अमाउंट में पायरुवेट इंटर कर रहा है तो 36 बनेगा, और ज़्यादा अमाउंट में इंटर कर रहा है तो 38 बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों बोल सकते हो, 36 एटीपी भी और 38 एटीपी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मेशन होगा एनारोबिक रिस्पायरेशन में, तो कितना मोलिक्यूल एटीपी का बनेगा, 2 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर तुम्हारा यीस्ट हो गया, जो भी अपने आप को एनएरोबिकली रिप्रोड्यूस करता है, वो सभी में जो रिस्पायरेशन होगा वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और इसको कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो इसका काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली जो होता है यूनिसेलुलर ही होता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड कंडीशन, देखो क्या होता है। सेकेंड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जब ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है, ऑक्सीजन है लेकिन जिस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उस अमाउंट में ऑक्सीजन सेल को या फिर टिश्यू को या ऑर्गन को नहीं मिल रहा है, लेकिन एनर्जी का ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन लेक है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन को वहाँ पे कमी है, तो यह जो तुम्हारा रिस्पायरेशन होगा, ठीक है, वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। ठीक है, और लेकिन ये जो होता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, कहाँ पे होगा, मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम लोग मान लो बहुत सारा जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, तो तुम कभी ऐसा देखते होगे कि तुम्हारे जो मसल्स है वो क्रैम्प कर जाता है, मतलब मसल्स में क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है, इसका देखो रीजन क्या है कि वो ऑर्गन, मान लो तुम रन कर रहे हो, ठीक है, तो तुम अपने लिम्स का ज़्यादा यूज कर रहे हो, पैर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फूड होगा या फिर वहाँ पर जो ग्लूकोज होगा वो बर्न होगा, लेकिन वो एनएरोबिकली बर्न होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कम मात्रा में बर्न होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंप्लीट बर्निंग, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो एनर्जी भी जो मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है, तो देखो उसका क्या प्रोडक्ट है, सिंपल है, C6H12O6। ये फाइनली साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में होगा, पायरुवेट में। ये कन्वर्ट किस में हो गया, पायरुवेट में। ठीक है, और ये फॉर्म क्या करेगा, ठीक है, तो देखो याद रखना है कि ये फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड। ये क्या फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और क्या फॉर्म करेगा, एनर्जी। ठीक है, क्या क्या फॉर्म कर रहा है फिर से देखना है, पायरुवेट है, क्या क्या फॉर्म कर रहा है फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लो। एक होगा लैक्टिक एसिड, एक आ गया लैक्टिक एसिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहाँ देखो, यहाँ भी जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है वो भी क्या होगा, तो एटीपी होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल बनेगा एटीपी का, तो 2 मॉलिक्यूल। यहाँ भी एटीपी का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ही बनेगा एटीपी का। समझ गए? तो ये रिस्पायरेशन का मोड हुआ एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन।
तो इस तरह का जो एक इक्वेशन बनेगा, तो तीनों इक्वेशन को, तीन कंडीशन आ रहा है, तो तीन इक्वेशन को हम लोग एक साथ देख सकते हैं। देखो तो सबसे पहले मान लो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या हो गया तुम्हारा ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज जाएगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो जब ये साइटोप्लाज्म में जा रहा है तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट। ठीक है, मतलब इसमें कार्बन का मॉलिक्यूल्स कितना, कार्बन का एटम कितना आ गया, 3 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एटम आ गया 3, और ये तीनों में होगा। ठीक है, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन में और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का जो दो कंडीशन है वहाँ भी ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगा। ठीक है, कितने कंडीशन आ रहे हैं, 3। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ O2, अगर ये पायरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या फॉर्म होगा, तो स्टूडेंट्स ये बनाएगा तुम्हारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा और प्लस 38 ATP, कितना बना रहा है, 38 ATP। ठीक, अब देखो सेकेंड कंडीशन में मान लो जो ह्यूमन बॉडी का मसल्स है वहाँ हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, डिफिशियंसी। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो वहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, और एनर्जी फॉर्म होगा। ठीक है, और एनर्जी मतलब ATP, तो कितना ATP, 2 ATP। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, वो क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मसल्स में जब स्टोर हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प कर गया, पेन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अब इस एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से कोई बेस लेते हैं, या फिर अगर तुम इसका मालिश करवाते हो तो भी इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म हुआ, वो खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा समय के बाद पेनिंग भी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये देखो हो रहा है तुम्हारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस कंडीशन में हो रहा है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा देखो क्या क्या फॉर्म हो रहा है, देखो CO2 फॉर्म होगा ही, H2O आएगा ही आएगा, और तुम्हारा क्या बनेगा, एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, ATP के फॉर्म में, और ATP का कितना मोलिक्यूल्स आएगा, 2 मोलिक्यूल्स। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा चीज बनेगा वो होगा तुम्हारा क्या, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये यूनिसेलुलर होता है, ये मोस्टली तुम्हारा जो अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन है ये तुम्हारा बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में ही होता है। ठीक है, तो इसको कम अमाउंट के एनर्जी में भी इसका फंक्शन आसानी से हो जाता है। क्लियर, तो ये था तुम्हारा रिस्पायरेशन का टाइप, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो तुम्हारा पोजीशन है कि बहुत सारा इंसेक्ट है उसमें भी रिस्पायरेशन होता है, तो अलग अलग एनिमल्स में या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन का अलग अलग वे है और उसका अलग अलग ऑर्गन्स होता है। ठीक, जैसे कि मान लो अगर तुम इंसेक्ट का बात करते हो तो मोस्टली इंसेक्ट में जो रिस्पायरेशन होता है वो स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो गया। अब एक फिश है, पढ़ना तुम लोगों को, तो फिश की में रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, लंग्स, ये गिल्स होता है। ठीक है, तो गिल्स एक फ्लैपी लाइक स्ट्रक्चर है, जब फिश के माउथ से वाटर होकर के गुजरा तो देखो गिल्स में कैपेसिटी होता है कि वो जो वाटर में ऑक्सीजन है उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, वो तुमको पढ़ना है रिस्पायरेशन इन
प्लांट्स। ठीक है, तो इसको लिख लेना है सभी को। ठीक है, तो देखो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में देखते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेना है स्टूडेंट्स कि प्लांट में रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों में या फिर और जो भी एनिमल्स है सभी में क्या है, रिस्पायरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स है। जैसे ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं, मैमल्स का बात करते हैं, तो उसमें क्या है, तुम्हारा लंग्स है। एक्वेटिक एनिमल है तो बहुत सारा, फिश का बात करो तो वहाँ पे क्या है, गिल्स है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारा चीज़ होता है। तो प्लांट का अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में रिस्पायरेशन के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है कि ये केवल रिस्पायरेशन ही करेगा। ठीक है, तो प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है वो बेसिकली होता है तुम्हारा, एक है तुम्हारा स्टोमाटा। एक क्या हो गया, स्टोमाटा के द्वारा प्लांट में रिस्पायरेशन हो सकता है, होता है। एक होता है तुम्हारा लेंटिकल्स। एक क्या हो गया, लेंटिकल्स। और एक क्या हो गया तुम्हारा रूट्स हेयर। ये तीन जो पार्ट है प्लांट का वो प्लांट में रिस्पायरेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे देखो स्टोमाटा के बारे में न्यूट्रिशन चैप्टर में बता ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना, बस जानना है कि जैसे जब स्टोमाटा ओपन होता है या फिर स्टोमाटा क्लोज होता है, ठीक, तो उसी टाइम क्या होता है, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब अगर डे टाइम में हो रहा है, ठीक है, तो डे टाइम में तो मान लो फोटोसिंथेसिस होता है, तो रिस्पायरेशन में जिस तरह ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो एनिमल रिस्पायरेशन में इनटेक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन। तो प्लांट भी इनटेक क्या करेगा, ऑक्सीजन ही करेगा। ठीक, और रिस्पायरेशन के बाद जिस तरह ऑर्गेनिक एनिमल बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, सेम वे प्लांट में ही रिस्पायरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट खुद किसमें कर लेगा, फोटोसिंथेसिस में। तो डे टाइम में जो गैस आउट ऑफ प्लांट होगा वो बेसिकली मोस्टली ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वो फोटोसिंथेसिस में कर रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग डे लाइट होता है। ठीक है, लेकिन देखो राइट और नाइट में क्या होगा कि नाइट में ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के द्वारा रिलीज करेगा, बॉडी से बाहर फेंकेगा। ठीक है, अब दूसरा आ गया तुम्हारा लेंटिकल्स। तो ये जो स्टोमाटा है ये तो सभी को पता है कहाँ पाया जाएगा, लीफ में। ये कहाँ पाया जाएगा, लीफ में। तो स्टोमाटा के द्वारा जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लीफ में हो रहा है। ठीक है, फिर देखो ये है तुम्हारा क्या है, लेंटिकल्स। ठीक है, तो देखो लेंटिकल्स है, तो लेंटिकल्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होगा वो कहाँ होता है, स्टेम में, वो होगा तुम्हारा स्टेम में। ठीक है, और ये जो लेंटिकल्स होता है ये छोटा छोटा सेल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये प्लांट के स्टेम या फिर उसका जो बार्क वाला भाग है वो जिसको ट्रंक कहते हो वो उसके काफ़ी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, रूट से। तो रूट हेयर भी रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ये देखो ये नहीं समझना है कि ये सभी पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्लांट का। दीज आर नॉट ए पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, बिकॉज these organs or these stomata, lenticles, root set, these are all are help in different function of plant. Okay, but these are also helpful in respiration. Okay, तो ये नहीं समझना है कि रूट हेयर एक पर्टिकुलर ऑर्गन है रिस्पायरेशन के लिए, ये नहीं समझना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया तुम्हारा रूट्स हेयर। तो रूट्स हेयर ये जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है या फिर जो ऑक्सीजन उसमें मिक्स है उसको वो डिफ्यूजन के द्वारा क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्लांट का जो अलग अलग बॉडी पार्ट है वहाँ पे रिस्पायरेशन में वो हेल्प कर रहा है, लेकिन पार्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन चैप्टर समझो फिनिश होता है।
तो फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट होता है, कुछ ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे से ख्याल रखोगे। ओके, बाय बाय।